वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से इस साल के सबसे अवेटेड वीडियो के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2025 आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। लेकिन इस साल एस्ट्रोलॉजिकली इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि उसका हमारे शेयर मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वही आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेविगेटिंग द कॉस्मिक वीड्स एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट into the Indian stock market in 2025। 2025 के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्लेनेटरी बॉडीज के मूवमेंट के कारण जो भी चेंजेस होने वाले हैं और जो मात्र 8 दिन गुजरे हैं इस साल को, और अभी से अपने को समझ में आ गया है कि जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं इसका मतलब है इस साल के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेट्स सी कि ये प्रोफेसी इस साल की क्या आती है। हम इस साल उतार चढ़ाव भरा वर्ष होना चाहिए। क्यों? 2025 एक यूनिक साल है। मंगल का टोटल इसकी 9 है, मार्स का साल है, और मंगल का ईयर बहुत एनर्जी लेके आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी है। लेकिन इसके साथ ही 2025 के अंदर मंगल ने शुरुआत के अंदर ही रिट्रोग्रेड हो गया नीच राशि के अंदर, जो कि इसकी कैंसर या कर्क राशि कहलाती है। और एस्ट्रोलॉजी का शेयर बाजार पे जो इम्पैक्ट है वो क्यों होता है? क्योंकि ये सेंटिमेंट को फर्क अफेक्ट करता है। ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं वो इन प्लेनेटरी बॉडीज और मून और सन से गवर्न होते हैं, और इसके कारण जो हमारा किसी भी इवेंट को देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। उसके कारण हम बाजार के अंदर एक्सट्रीम इरेशनल मूव्स देखने को मिलते हैं। मार्स रेट्रोग्रेड इन कैंसर। मार्स रेट्रोग्रेड पे मेरा एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह में अपलोड किया हुआ है। अधिक डिटेल्स के लिए कृपया आप उस वीडियो को जरूर देखें। ये क्या है कि एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना है जब मूविंग बैकवर्ड लगता है, और ये रिट्रोग्रेड एक ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू ऑर्बिटल स्पीड के कारण है। लेकिन ये और हो किस में रहा है? ये कैंसर साइन में हो रहा है। कैंसर साइन क्या है? कैंसर साइन मार्स का नीच राशि है। मार्स यहाँ डिबलेटेड होता है। डिबलेटेड राशि के अंदर मार्स का रिट्रोगेट होना, और रिट्रोगेट होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिट्रोगेट होते हुए अपनी राशि से पिछली राशि जो कि जेमिनी है और मिथुन राशि के अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। इस तरह का जो प्लेनेट रिट्रोगेट होते हुए अपने से पीछे वाले घर में चला जाता है उसको फॉलन प्लेनेट कहते हैं। फॉलन प्लैनेट्स की वैल्यू बड़ी डेंजरस सी हो जाती है कि वो अपने घर से निकलते निकले पीछे वाले के घर में चला गया है। तो दीज प्लैनेट्स समटाइम गिव्स वेरी इरेशनल रिजल्ट्स, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अपने को देखने को मिल ही रहा है। जिस दिन मार्स रिट्रोगेट हुआ था उसके अगले दिन सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया था। एक 24 आवर के अंदर जो इतने सालों की राष्ट्रपति असद की जो सरकार थी वो चली गई। मार्स के रिट्रोगेट होने के कारण जयपुर के अंदर अजमेर रोड पे इतना बड़ा टैंकर का बम ब्लास्ट हुआ, गैस टैंकर। फायर इंसिडेंसेस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बढ़ गए। एमुनेशंस वॉर, ये सब चीज़ें मार्स रिट्रोगेट के कारण हो रही है, और हम उसको देख रहे हैं। और इसके कारण जो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, ह्यूज मूव्स आ रहे हैं। 400-400 पॉइंट, 500-500 पॉइंट के निफ्टी के मूव्स, 1000-1000 पॉइंट के बैंक निफ्टी के मूव्स, ये सब मार्स के रिट्रोग्रेड का इफेक्ट है। इनिग्मा और ब्लैक मून। ब्लैक मून क्या होता है? ब्लैक मून एक ऐसी इवेंट इस साल के शुरू में ही हो गई। ये अमावस्या, दिसंबर की जो आखिरी अमावस्या थी, जो कि 29 तारीख को थी, और उस अमावस्या को ब्लैक मून था। ब्लैक मून के इम्पैक्ट से हम नए साल की शुरुआत का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं।
और एक महीने में जो दो अमावस्या आती है उसको ब्लैक मून कहते हैं। अ सेकंड न्यू मून इन ए मंथ, ये 32 मंथ्स में वंस होता है, इनविजिबल टू द नेकेड आई होता है। और इसके कारण एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एक न्यू बिगिनिंग को बताता है, ये हाइटेंड इंट्यूशन होते हैं और शेडो वर्क अपॉर्चुनिटी विद मैनिफेस्टिंग इंटेंशंस हो जाती है। मून की क्या इंपॉर्टेंस है? मून हमारे मन को गवर्न करता है, धरती के सबसे पास की एस्ट्रोलॉजिकल बॉडी है, और इसका हमारे धरती के पानी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। इसके कारण ज्वार भाटा आता है। जो टाइड पूर्णिमा पे बढ़ती है वो, उससे हमें क्लियर कट पता है कि वाटर के ऊपर ये कितना इफेक्ट करता है, और हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। इसलिए मून का हमारी बॉडी के ऊपर मैसिव इफेक्ट होता है। और मन हर चीज का कारक है। अगर हमारे को मन में अच्छा लग रहा है तो हम बाइंग में चले जाएंगे, मन अगर खराब होगा तो हम लोग सेलिंग में चले जाएंगे। ह्यूमन इन्फ्लुएंस को अफेक्ट करता है, इसके कारण इमोशनल इन्वेस्टिंग होती है और मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं। आइए अब इस साल की सबसे खतरनाक कॉस्मिक अलाइनमेंट को अपन देखते हैं। कॉस्मिक अलाइनमेंट क्या है? ये वंस इन ए 1000 ईयर में होने वाली घटना है। ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, और आप सभी को मेरी वार्निंग है कि आप सबको इस इवेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इवेंट होगी 29 और 30 मार्च को। इसमें क्या होने वाला है? इस इस इवेंट में ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे को आसमान में दिख रहे हैं, किसी एक राशि के अंदर 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट तक आ सकते हैं। जब 4 प्लैनेट आते हैं तो उस राशि के अंदर काफी ज्यादा फाइटिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन 29 मार्च और 30 मार्च को मीन राशि के अंदर, जो कि हमारे सिस्टम की 12वीं राशि, 12th इज द एंड, 1 इज द बिगनिंग। 12 राशियों में से 12वीं राशि जो कि पीसीज है, मीन राशि है। मीन राशि के अंदर दो मछलियां साइन होती हैं जो एक दूसरे के पीछे भाग रही होती हैं। इस साइन की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है कि पानी पानी मन का द्योतक है। मछली चंचल होती है, चलायमान होती है, फास्ट मूवमेंट करती है। और वहां पे एक साथ 6 प्लैनेट्स एक लाइन में एक हाउस में आ रहे हैं। और ये एक्सट्रीम रेयर इवेंट है, लास्ट जोडिएक के अंदर हो रही है, वंस इन ए मिलेनियम ये इवेंट होती है। पीसीज हमारी स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन का घर है, मोक्ष मोक्ष हाउस कहलाता है। और यहाँ पे जुपिटर इसका मालिक है, और इसके अंदर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस को हम इवेंट कर रहे हैं। लेकिन सेम डेट पे सोलर एक्लिप्स भी है। सोलर एक्लिप्स, राहु केतु एक्सिस, और 6 प्लेनेट एक साथ विद राहु मीन राशि के अंदर। और ये छह यहाँ से बैठ के सामने अपने से 7वीं राशि में बैठे हुए इकलौते केतु को देख रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जो दो प्लेनेट इस एक्सिस के बाहर है वो है मंगल और गुरु। मंगल मंगल और गुरु ये दोनों भी उस केतु को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो केतु है उस केतु को एक साथ बचे हुए 8 प्लेनेट देख रहे हैं। दोस्तों मेरे 20 साल से एस्ट्रोलॉजी को, मैं कभी भी इस तरह की इवेंट को मैंने होते नहीं देखा है। ये इवेंट क्या क्या इम्पैक्ट लाएगी, कैसे इसका आगे इंटरप्रिटेशंस होगा, क्योंकि ये इवेंट आज तक कभी हुई ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में इंटरप्रिटेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना मानना है, केतु धर्म का कारक है। केतु राहु का पार्ट है। ये राक्षस में जब राहु की गर्दन भगवान विष्णु ने काट दी थी, तो राहु सिर वाला पार्ट अमर होने के कारण राहु बन गया, और जो बॉडी और धड़ पार्ट है वो केतु बन गया।
दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन केतु धर्म ध्वजा का काम करता है। धर्म का फ्लैग केतु है, और उसको सारे लोग मिलके उसको देख रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रिलीजियस और अपलिफ्टमेंट, स्पेशली सनातन धर्म का, होने की पूरी संभावना है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। हम वंस अगेन विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और ये 12th हाउस में ये इवेंट हो रही है, और मेष राशि नेक्स्ट हाउस इज इसके के अंदर न्यू बिगनिंग होती है। और मेष के साथ ही इस वर्ष की शुरुआत हुई है, और मंगल का वर्ष है, और मंगल इस ग्रह का, इस प्लेनेट का मालिक है। 2025 एक इम्पॉर्टेंट गेन ईयर भी है। तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर मिल रहे हैं और इन इवेंट्स को दे रहे हैं। जो इस साल की जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो वो 29 और 30 मार्च, 6 planet alignment in Pisces, 8 planet aspecting the Ketu along with solar eclipse। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा, एक नई एपिडेमिक आ सकती है। एक जो 60% रिस्क प्रोबेबिलिटी है, और इस एपिडेमिक के अंदर 180 दिन का इसके अंदर पोटेंशियल आउटब्रेक रहेगा, जो कि हो सकता है एक नया वायरस। आपको जैसा सबको पता ही है कि चाइना से एक नया वायरस आ गया ऑलरेडी, और उस वायरस के कारण हमें रेस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और इसके कारण एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होगी, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है, ये मेडिकल प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? इस 6 planet कंजंक्शन इन पीसीज के कारण पावर स्ट्रगल, ओल्ड एलाइज क्रम्बल हो जाएंगे, नए बनने लगेंगे, कन्फ्लिक्ट्स नेशंस के बीच में होने लगेंगे, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होने लगेंगे, हीटेड डिबेट होगी, सोशल अनरेस्ट होगा, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज होंगे, जो कि नए पीस एग्रीमेंट इमर्जेस होंगे। वर्ल्ड शुरू हुआ है, 20 तारीख को ट्रम्प गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहा है, नई सरकार अमेरिका में बन रही है। कनाडा के अंदर जस्टिन टार्डू ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। वहाँ पे एक नई हिंदू प्राइम मिनिस्टर के बनने की संभावना बढ़ रही है। वर्ल्ड में नए कन्फ्लिक्ट, ट्रम्प ने पहले ही कह दिया कि वो कनाडा को अपना एक नई अपने काउंटी बनाना चाहता है। ग्रीनलैंड को वो डेनमार्क से लेना चाहता है। रशिया के अगेंस्ट वो एक नया अलाइज क्रिएट करना चाहता है। चाइना के साथ में ट्रेड वार करना चाहता है। ईरान को वार्न कर रहा है कि उसके साथ वो वार कर सकता है। फिलिस्तीन और हमास को उसने वार्निंग दे दी है कि इसराइल के अगर जो किडनैप किए हुए लोग हैं उनको नहीं छोड़ा, तो अमेरिका से बुरा उनका कुछ नहीं होगा। तो वर्ल्ड एक तरह से इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के आसपास बहुत उथल पुथल है। हमारे पड़ोस में भी देखें अपन, तो बांग्लादेश के अंदर ऑलमोस्ट तख्ता पलट वापस होने वाला है। शेख हसीना को हटा के तख्ता पलट हुआ था। अब वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हो रहा है। उधर से अराकान आर्मी बांग्लादेश में वॉर कर रही है, इधर से तालिबान पाकिस्तान में वॉर कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये रिट्रोग्रेड मार्स और ये जो एस्ट्रोप्लैनेटरी अलाइनमेंट जो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट और जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। 29 और 30 मार्च के बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इज द मे 25। मे 25 के अंदर हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जुपिटर
और राहु और केतु दोनों अपनी पोजीशंस चेंज करने वाले हैं। 14 मई को जुपिटर अपनी पोजीशन बदलेगा, जो कि अभी करंटली टॉरस में चल रहा है, वो जेमिनी में आ जाएगा। और 18 तारीख को राहु और केतु अपनी पोजीशंस बदल लेंगे। राहु जो इस समय पीसीज में चल रहा है, वो यहाँ से निकल के एक्वेरियस में चला जाएगा, और जो केतु इस समय विर्गो या कन्या राशि में है, वो वहां से निकल के सिंह राशि में चले जाएंगे। सोलर एक्लिप्स जो 29 और 30 तारीख को मार्च के अंदर जो सोलर एक्लिप्स है, वो क्या होता है? सोलर एक्लिप्स इज ए कॉस्मिक रीसेट है। रीसेट बटन है कि पावरफुल एनर्जी शिफ्ट होगी। और ये जिस एक्सिस में इस बार सोलर एक्लिप्स हो रहा है, वहां पे एक साथ ऑलमोस्ट 6 और एक साथ 7 प्लेनेट एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं इस सोलर एक्लिप्स के अंदर। तो ये सोलर एक्लिप्स के अंदर हिडन ट्रूथ रिवील हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी है। जुपिटर का जो पोजीशन चेंज होगी, उसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला, जुपिटर हर 1 साल में अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसलिए जुपिटर 1 साल में पोजीशन चेंज करता है, राहु केतु 1.5 साल में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और शनि महाराज अपने 2.5 साल के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इसलिए ढैया कहलाती है वो। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लेनेट चेंज हो रहे हैं, इसकी इस साल में इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? इस साल तीनों प्लेनेट चेंज हो रहे हैं। सैटर्न मार्च में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर उसके बाद में जुपिटर 14 मई को, और राहु केतु 18 मई को। और जुपिटर की ब्यूटी ये है कि वो जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा 14 मई को जेमिनी के अंदर, और उसके बाद में वो 14 जून को आद्रा नक्षत्र में चला जाएगा। आद्रा नक्षत्र गवर्न करता है राहु के द्वारा, और राहु और जुपिटर का मिलना एक तरह का गुरु चांडाल योग माना जाता है, और जो कि प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अच्छा नहीं है। पिछली बार भी आद्रा नक्षत्र के कारण ही कोविड जैसी सिचुएशन आई थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये जो एपिडेमिक का जो तमाशा अगर फ्यूचर में अगर होने की संभावना रहेगी, तो ये मई और जून के बीच में इस पीरियड में हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जुपिटर की ड्रामेटिक शिफ्ट जो जेमिनी होगी, उसमें क्या होगा, ये टॉरस से निकल के स्टेबल अर्थ साइन है टॉरस, वो निकल के जेमिनी में आ जाएगा। जेमिनी एरी साइन है। एरी साइन के अंदर क्या है, ड्यूल है। जेमिनी का साइन अपन देखते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों मिलके एक जेमिनी बनते हैं। तो ये ड्यूल साइन है, और ये ड्यूल पर्पस का साइन है, तो साइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ड्यूलिटी है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का सर्ज हो जाएगा। तो हमें इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन वॉर, नेट, टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इन सब के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। जुपिटर की सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जुपिटर जो अब की बार जेमिनी में जाएगा, वो जेमिनी में बहुत तेज गति से जाएगा। जुपिटर की स्पीड ये है कि वो एक राशि के अंदर 1 साल रहता है, लेकिन जेमिनी में ये मात्र 5 महीने रहेगा। 5 महीने बाद ये अगले साइन कर्क राशि में चला जाएगा। और कर्क राशि जुपिटर की उच्च की राशि है। जुपिटर की उच्च की राशि है, चंद्रमा उसको ओन करता है, और चंद्रमा और जुपिटर दोनों मिलके गज केसरी राजयोग बनाते हैं। तो जब जुपिटर इसके अंदर मिथुन राशि के अंदर बहुत तेज गति से भाग रहा होगा, तो उसके कारण क्या होगा? ये होगा 14 मई के बाद। 14 मई के बाद जब ये इवेंट होगी, तो एसेलरेटेड ग्रोथ पीरियड आएगा। शिफ्ट हो जाएंगे अननोन चीजें, जो कि सालों में होती थी वो महीनों में होने लग जाएगी, जो महीनों में होती थी वो हफ्तों में होने लग जाएगी। फास्ट मूविंग जुपिटर इंटेंसिफाई इट्स इन्फ्लुएंस और हाइटन इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस। अतिचारी जुपिटर। अतिचारी जुपिटर जो है, वो क्या करेगा? कॉस्मिक वाइल्ड कार्ड है ये। लास्ट टाइम दोस्तों जब अतिचारी जुपिटर रहा था, एग्जैक्टली उसी पीरियड में हमें कोविड हुआ था।
कोविड की एपिडेमिक ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जिस समय हुई थी उस समय जुपिटर अतिचारी चल रहा था। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस अतिचारी जुपिटर के होने की इम्पोर्टेंस समझ में आए। ये जो इवेंट है दोस्तों, अतिचारी जुपिटर की, ये बड़ी खतरनाक इवेंट है। 2025 से 2031 तक जुपिटर अतिचारी रहेगा 6 साल के लिए। जिस समय महाभारत हुई थी उस समय भी जुपिटर अतिचारी था। आप लोग इस बात को की इम्पोर्टेंस को समझे। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, तो हम लोग कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स उसकी तरफ इशारा कर रही है। अतिचारी जुपिटर क्या है? अनप्रेसिडेंटेड ब्लेसिंग्स है। अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून्स आ सकते हैं। सरप्राइज के लिए हमेशा ओपनली तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला इस साल एक्सट्रीम लो भी लगेंगे और एक्सट्रीम हाई भी बाजार के अंदर लग सकते हैं। कार्मिक एक्सेलरेशन है। पास्ट एक्शंस का फ्रूट बियर कर सकते हो आप। और स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी इवेंट है ये। क्यों इवेंट है ये अच्छी? क्योंकि पहला तो मीन राशि के अंदर 6 प्लैनेट अलाइन हो रहे हैं। और जुपिटर जो मिथुन राशि में आ रहा है वो एरी साइन है और साइन ऑफ ड्यूलिटी है। और इसके अंदर क्योंकि बुध की राशि है और जुपिटर राजगुरु है और बुध राजकुमार है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो वहां से निकल के अपनी अगली राशि कर्क में जा रहे हैं, तो उच्चाभिलाषी हो गए ये। जो अपने उच्च के घर, मतलब आप जैसे सपोज करो, आप ऐसे समझो कि आपका जो पैलेस है वो 1 किलोमीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर दूर अगर आप वॉक करते हुए जा रहे हो उसकी तरफ, तो आपको अपना 1 किलोमीटर बाद जब लगेगा यार अपना पैलेस तो आने ही वाला है, तो आप अपने आप ऑस्पिशियस रिजल्ट देने लग जाओगे। इन्फ्लुएंस ऑफ अतिचारी जुपिटर ऑन द ग्लोबल मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स। सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स को अगर अपन देखेंगे, तो इस फिनोमिना के कारण ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर कन्फ्लिक्ट इन द सिविलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अतिचारी जुपिटर को मेलिफिक माना गया है। और इसके कारण अनस्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। हिस्टोरिकलॉजिकल कंटेक्स्ट में अगर अपन इसको देखें इस इवेंट को, तो सोशल अनरेस्ट, फ्लक्चुएशंस एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स होती है। गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने प्लेनेट है उसमें से सबसे पावरफुल प्लेनेट जुपिटर है। जुपिटर अर्थ के ऊपर आने वाले सारे मेटेरॉइड्स को अपनी दृष्टि से रोक के रखता है, इसलिए गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। जिस जगह पड़ जाती है उस जगह का भला हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल मार्केट क्या है? 5% डिक्लाइन से लेकर 10% इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन का बढ़ना। और 25% रिस्क है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे उसके अंदर होगा। सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट होगी। वेरियस रिलीजन्स आपस में लड़ेंगे। और सर्टेन वैल्यूज के अंदर आपस में लड़ाई होगी। और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशंस होगा। पानी के लिए, अनाज के लिए, पेट्रोल के लिए, एनर्जी सप्लाईज के लिए। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी। तो हम इसका इसका इम्पैक्ट क्या देखेंगे कि मिडिल ईस्ट की वॉर एग्रीवेट हो सकती है। ट्रेड वॉर्स अक्रॉस वर्ल्ड, चाइना यूएस इन सब के बीच में बढ़ सकती है। और बहुत सारे कंट्री, छोटे छोटे कंट्रीज के अंदर का विघटन हो सकता है, ताकि जैसे पाकिस्तान के मल्टीपल टुकड़े हो सकते हैं, बांग्लादेश के मल्टीपल टुकड़े हो सकते हैं। उधर कनाडा अमेरिका के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। उधर वो पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, तो इन कंट्रीज के साथ में भी इसके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। यूक्रेन की लड़ाई के अंदर अगर कोई पीस होती है, तो जो रशिया ऑक्यूपाई एरिया है इस समय यूक्रेन का, वो रशिया के पास रह जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्ल्ड मैप के अंदर बहुत सारे चेंजेस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। जुपिटर जुपिटर एंटर जेमिनी ऑन 14 मई। इट इज़ अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्ट। तो हम ये जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड शेयर्स हैं
उसके अंदर एक अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी मई के अंदर। और जब जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में आएगा तो इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जो भी नेट रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि राहु इंटरनेट का मालिक है, वो स्पेकुलेशंस का मालिक है वो। तो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस शेयर बाजार से रिलेटेड कंपनियां, इनफैक्ट जो जुआ से खेलने वाली कंपनियां हैं, उनके अंदर फायदा होने की पूरी संभावना है। राहु केतु का ट्रांजिशन होगा 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इवेंट्स हो रही हैं कि मतलब मेरे को लग रहा है कि यार एक एक इवेंट के ऊपर एक एक पूरा सिग्निफिकेंस का वीडियो बनाया जा सकता है। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, ये केवल इसलिए आपको बना रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कभी 2000 पॉइंट की सेल कॉल बता रहे हो, कभी ये कह रहे हो कि नहीं इस साल अम, बाजार में नया ऑल टाइम हाई भी लगेगा। तो इसके पीछे आपके थॉट क्या है? तो इसके पीछे मेरी थॉट दोस्तों यही है कि बाजार के अंदर जो अभी इस समय जो करेक्शन चल रहा है, ये एक लॉन्गर ट्रेंड इम्पल्स का करेक्टिव मूव है। इसलिए नेक्स्ट इम्पल्स जो अपसाइड में होगी वो जरूर आएगी, पहला। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बाजार के अंदर उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा होने हैं इस साल कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों साइड के अंदर बड़ी स्विंग्स देगा। राहु केतु के अंदर क्या वॉलेटिलिटी बढ़ा देगा, मार्केट फ्लक्चुएशंस बढ़ा देगा और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बहुत मैसिव स्विंग देगा। राहु क्या करता है? राहु सडन चेंज करता है, डिसरप्शन करता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट करता है। ये लीड टू द बोल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज। केतु राहु का बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा है। ये क्या करता है? संन्यास दिला देता है, डिटैचमेंट करता है, इंट्रोस्पेक्शंस करता है, स्पिरिचुअलिटी कर देता है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग जो हमारे कोविड के टाइम में शेयर बाजार में एंटर हुए, तो उन सब के अंदर डिटैचमेंट की फीलिंग आने की संभावना रहेगी, तो वो बाजार से डिटैच हो सकते हैं। राहु केतु ट्रांजिट 2025 का स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट क्या करेगा? 18 मई को राहु मूव कर रहा है साइन ऑफ एक्वेरियस के अंदर। एक्वेरियस का मालिक है राहु। को को ऑनर माना जाता है सैटर्न के साथ में राहु को। और सैटर्न एक्वेरियस छोड़ के पीसीज में जा रहा है, और राहु पीसीज छोड़ के एक्वेरियस में आ रहा है। एक्वेरियस के अंदर राहु को ऑस्पिशियस माना जाता है, उसकी खुद का हाउस है, खुद की जगह है। कोई भी प्लेनेट अपने खुद के घर में आता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए राहु का इम्पैक्ट बस शेयर बाजार के ऊपर बहुत अच्छा आना चाहिए 18 मई के बाद में। केतु एंटर करेगा लियो के अंदर। लियो को भी केतु का अपना घर माना जाता है, तो केतु जो गवर्नमेंट्स की पावर है वो बढ़ा देगा। गवर्नमेंट का झंडा ऊंचा हो जाएगा। क्यों? क्यों? केतु को फ्लैग माना जाता है। और खाटू श्याम जी के टेम्पल को अपन धड़ मानते हैं, कि राहु को मानते हैं। इसलिए वहां पे मेजोरिटी ऑफ पीपल उसके फ्लैग लेके लोग बाग खाटू श्याम जी की यात्रा करते हैं, क्योंकि वो उसको, उस हेड को उसका धड़ देना चाहते हैं। दिस इज द एक्चुअल सिंबलाइजेशन ऑफ गिविंग फ्लैग टू द खाटू श्याम जी टेम्पल। राहु केतु का ट्रांजिट और इंटरनेशनल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल। राहु केतु के इस ट्रांजिट के कारण जियोपॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, ट्रेड वॉर्स बढ़ जाएगी, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे इंडिया के जयशंकर साहब, जो कि इन दिनों अमेरिका और सब जगह पे घूम घूम के भारत के डिप्लोमेटिक जीत एक के बाद एक दर्शाते जा रहे हैं। सैटर्न, सैटर्न इज द टास्क मार्क। बिना शनि के कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये धर्माधिपति और कर्माधिपति दोनों है। ये आपका सारा डिसीजन, आपके इंटेंट से लेकर आपका कर्म तक के अंदर आपने जो भी काम किया उसको ये बताता है कि ये आपने सही किया है या गलत किया है। ये टास्क मार्कर है। राहु नॉर्थ नोड है, और ये ड्राइव डिजायर्स एंड मटेरियल एम्बिशंस करता है। और ये साउथ नोड जो केतु होता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ डिटैचमेंट करता है। दीज पावरफुल प्लेनेट चेंजेस हाउस, एक्सपेक्ट ए प्रोफाउंड शिफ्ट इन द ग्लोबल कार्मिक पैटर्न। राहु केतु एंड सैटर्न
इन तीनों का मैसिव मैसिव कॉस्मिक डांस है। इंपॉर्टेंस ऑफ आद्रा नक्षत्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जुपिटर इज मूविंग टू द आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र टर्बुलेंस, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट का नक्षत्र है। और 18 जून को जुपिटर आद्रा में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा टीचर है वो राहु की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छी इवेंट नहीं है। बहुत सडन चेंजेस आएंगे। राहु इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक्सपेंशन एंड कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, एडेप्टेबिलिटी रहेगी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, मेजर चेंज इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स होगा। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है इस पीरियड के अंदर? टेक्नोलॉजी। राहु राहु किसका मालिक है? इंटरनेट का मालिक है। और राहु क्या करता है? एक्वेरियस में जाते ही इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ बढ़ जाएगी। सॉफ्टवेयर, एआई एंड साइबर सिक्योरिटीज को ये बढ़ाएगा। तो इससे रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर हम एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन एंड मीडिया, जुपिटर जेमिनाई में बैठा है, आद्रा नक्षत्र में बैठा है। इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेशन एंड मीडिया सेक्टर के अंदर ग्रोथ देख पाएंगे। एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स, केतु एंड लियो कुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी in entertainment, art and these type of industries। राहु केतु का क्या है? राहु केतु ट्रांजिट a टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है। राहु केतु ट्रांजिट कैन बी a टाइम फॉर सिग्निफिकेंट चेंज एंड ग्रोथ इन द बोथ पर्सनल एज वेल एज फाइनेंशियल स्फीयर्स। कंक्लूजन, ए टाइम ऑफ ट्रांजिशंस क्या है? स्ट्रेटजिक अप्रोच रखनी चाहिए और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिले उसके लिए हम एंटिसिपेट करें। ये मैं इतना आगे तक का जो आपको एस्ट्रो फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, तो आप ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को पूरा करें। सैटर्न, राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका है, जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है, नाउ कम्स टू द सैटर्न। सैटर्न क्या करेगा? एक्वेरियस से पीसीज में आ रहा है। एक्वेरियस से पीसीज के अंदर सैटर्न आ रहा है मार्च के एंड में। और उसके कारण लॉजिस्टिक्स को और सप्लाई चेन्स के अंदर डिसरप्शंस एंड डिले हो सकते हैं। उसके कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएगा अदर फैक्टर्स के अंदर। पीसीज जो वाटर साइन है, वाटर साइन के अंदर जो उठापटक होगी तो उससे हमें ऐसा लगता है कि या तो कोई मेजर सी मिसहैप हो जाएगा, या सुनामी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आएगी, या सी के अंदर वॉर होगी जिसके कारण ये जो ग्लोबल सप्लाईज चेन है जो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो सकता है। इकोनॉमिक रेजिलियंस, इस पीरियड के अंदर इतना तृणमूल हो रहा है। पहले 6 प्लेनेट का सबसे पहले मार्स का रिट्रोगेट हुआ, फिर उसके बाद में सोलर एक्लिप्स हो रहा है, उसी समय 6 प्लेनेट अलाइनमेंट्स हो रहा है इन वन सिंगल राशि। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर उसके बाद में जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद में जिस जेमिनाई में उसको 1 साल रहना था, वहाँ केवल 5 महीने में पूरी जेमिनाई को ट्रांजिट कर जाएगा वो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि राहु और केतु भी इसी साल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, नए नए अलाइज बनेंगे और गवर्नमेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस आएगी। क्योंकि अमेरिका में पोजीशन गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कनाडा में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, इंडिया के अंदर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजिट, या दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल के एक बहुत मेजर इवेंट हमारा हिंदू सनातन कुंभ मेला भी है, जो कि 144 साल बाद हो रहा है। 140 ईयर्स के बाद में कुंभ मेला प्रयाग तीर्थराज प्रयाग के अंदर हो रहा है। और ये इवेंट के अंदर गंगा जमुना सरस्वती के संगम के अंदर स्नान करने पे अमृत मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस इवेंट को भी हम इस बात से कोरिलेट कर सकते हैं कि धर्म और संस्कृति का जागरण हो रहा है और धर्म की पताका को लहराया जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड,
नेविगेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द अतिचारी जुपिटर require proactive strategies, enhance collaboration and commitment to the global understanding. एजुकेशन लें, डायलॉग आपस में करें और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के साथ में इस पीरियड को पास कर सकते हैं। असेंडेंट, किसी भी जन्म कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है उसको असेंडेंट कहते हैं। इसीलिए इस साल का भी एक फर्स्ट हाउस निकला है और उसका असेंडेंट है। इस साल का असेंडेंट एरीज है। एरीज चूंकि ये मंगल इस एरीज का मालिक होता है, तो इसलिए बोल्ड एंड pioneering spirit, encouraging entrepreneur ventures and new businesses and startups, और एक नई बिगनिंग को बताता है ये साल। जुपिटर प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन एंड गुड फॉर्च्यून है। टॉरस से जेमिनाई के अंदर चला जाएगा और इसके कारण कई इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, लग्जरी गुड्स के अंदर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जेमिनी में ऐसा हो रहा है, तो जेमिनी का मालिक बुध है, तो इसलिए कम्युनिकेशन एंड इससे रिलेटेड इंडस्ट्री, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशंस को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। मरकरी का रोल, बुध जेमिनी का मालिक है और इसका रोल कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन में है। तो इसके कारण हमें ट्रेडिंग, बुध बुध ट्रेडिंग का भी मालिक है, बुध फिनटेक का भी मालिक है, तो इसलिए इसको करते हैं। बुध को लोग बैंकिंग का भी मालिक बताते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली वीनस, वीनस क्या करता है? कंज्यूमर बिहेवियर को कंट्रोल करता है। वीनस कैंसर के अंदर आएगा तो होम रिलेटेड प्रोडक्ट, सर्विस, कैटरिंग, कंफर्ट एंड इमोशनल नीड्स को बढ़ावा देगा। फोकस ऑन द कंफर्ट रहेगा। इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर, हेल्थ केयर को बढ़ावा मिलेगा। लग्जरी गुड सेगमेंट के अंदर डिमांड बढ़ने की संभावना रहेगी। मार्स, मंगल क्या करेगा? लियो के अंदर आ जाएगा, तो गवर्नमेंट के अंदर पावर बढ़ जाएगी और उसके कारण डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स के ऊपर भी फोकस आ जाएगा। एंटरटेनमेंट में फोकस रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। की टेकअवे, 2025 एक डायनेमिक साल है। इस साल इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वेरियस प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण हम लोग अब जब भी ये प्लेनेटरी चेंज हो तो उसके आसपास हमें कॉशियस मूव रखना चाहिए बाजार के अंदर, और इस इंसाइट के सहारे हमें हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए, नेविगेट करना चाहिए वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी को हमारी एजुकेशन और टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाकर। एक्सपर्ट की गाइडेंस को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चार्ट ट्रेडिंग कराएंगे, चाहे अपने पर्सनल चार्ट की कराएं या चाहे अपने इन्वेस्टमेंट के चार्ट्स की कराएं, तो उससे हमें एक नई इंसाइट मिलेगी और उसके सहायता से हम आगे बढ़ने के लिए फ़ायदा करेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज फॉर कॉस्मिक अनसर्टेनिटी, डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने फंड्स को, और सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए। इमरजेंसी फंड बिल्डअप करके रखना चाहिए और इंट्यूटिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्रीज के अंदर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के ऊपर 12 सेक्टर बताए हैं जो कि रिसेशन प्रूफ है, जिनको अपन 2025 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक एक करके उसके अंदर हर सेक्टर के 2 स्टॉक्स अलग अलग सेपरेट वीडियो के अंदर दिए हैं, जो कि मेरे इस चैनल के ऊपर वो सीरीज चल रही है। उसमें से 4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बचे हुए 8 वीडियो इस मंथ के एंड तक धीरे धीरे करके आप तक पहुँच जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इम्पैक्ट ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर अगर अपन देखें तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी सेक्टर को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट है और एक्वेरियस में मरकरी का इन्फ्लुएंस होगा, और जुपिटर जो है वो भी मरकरी के साइन जेमिनी के अंदर है। फाइनेंस, फाइनेंशियल सेक्टर बेनिफिट करेगा मरकरी के इन्फ्लुएंस के कारण, और फिनटेक की ग्रोथ होगी और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को फायदा होगा। कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशन जो प्रोडक्ट्स है, लग्जरी गुड, होम रिलेटेड प्रोडक्ट पे वीनस का इन्फ्लुएंस रहेगा, और डायमंड एंड गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स
मार्स के इन्फ्लुएंस के कारण ग्रोथ करेंगे। डिफेंस सेक्टर को भी अपन इस साल का बेस्ट सेक्टर मान सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी डाटा एनालिसिस के अंदर, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी के अंदर, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर हम इसको देख पाएंगे। सेक्टर टू वॉच, गोल्ड। गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हमें एक नई ऊंचाइयां छूते हुए देखेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और प्लस जिस तरह से हम एक सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक नई पेंडेमिक इस साल आ सकती है, तो उस लेवल केयर की डिमांड को वापस एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोइंग सेक्टर है, पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, बट मे फेस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है। डिफेंस मे एक्सपीरियंस कॉशियस डिसीजन मेकिंग एंड शिफ्ट टुवर्ड्स डिफेंसिव टेक्नोलॉजी। डिफेंस प्लस टेक, इस कॉम्बिनेशन को मैं एक विन विन सिचुएशन मानता हूं इस साल के लिए। अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस सेक्टर्स, होमलैंड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी को इस साल का फोकस एरिया माना जाएगा। स्पेस के अंदर डिफेंस, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स को अपन मान सकते हैं कि ये एक मून का और मार्स का जो कैंसर के साइन के अंदर प्रोटेक्टिव थीम आएगी उसके कारण होगा। नेवी, कैंसर चूंकि एक वाटर साइन है और उसके अंदर मार्स है, तो इसका मतलब नेवी और अंडरग्राउंड सबमरीन्स को बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया रहेगा। तो हम इस साल वो कंपनियां जो कि नेवल वारशिप्स बना रही है या सबमरीन्स बना रही है उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चूंकि इस साल बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सप्लाई चेन को मेंटेन करने का काम करेंगी, तो हमें उनके ऊपर भी एक विशेष ध्यान देना चाहिए। डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट की आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो स्टेबिलिटी को फोकस करना चाहिए। साइबर एंड टेक डिफेंस को वाली कंपनियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मेजर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है डिफेंस के अंदर, और मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर बहुत सारे डिफेंस के अंदर नए नए कॉन्ट्रैक्ट और नए नए हथियार बनाए जाएंगे इसके कारण। और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही है, तो डिफेंस का एक्सपेंडिचर अगले कुछ साल तक कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके कारण इस हम ये सोचना चाहिए कि भारत को के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फेवरेबल ट्रेंड है, चैलेंजिंग ट्रेंड ये माना जा सकता है कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बहुत सारी डिलेज होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें मिलती है। जैसे कि अभी आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो जहाज है तेजस, उसका इंजन अमेरिका से आना था, लेकिन वो अभी 12 की जगह 2 इंजन अभी तक अब मेरे पास आए हैं। हम लोग एक नया दूसरा कावेरी इंजन को सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है हवाई जहाज का, लेकिन धीरे धीरे इस पे हमारी सेल्फ रिलायंस बढ़ती जा रही है। तो फ्यूचर कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन ये हिकअप्स हमें हर कंपनी के अंदर जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके अंदर देखने को मिलेगा। की एरिया नेवल एंड मैरीटाइम डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों बहुत हैं। पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? पब्लिक सेंटिमेंट अग्रेशन चाहती है और डिफेंस स्पेंडिंग्स को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉक मार्केट टर्बुलेंस, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सेक्टोरल शिफ्ट हमें मिल जाएगा, सडन सेक्टर्स चेंज होते हुए दिखेंगे, और ग्लोबल इकोनॉमिक रीशफलिंग के कारण बहुत सारी डायनामिक्स इस साल बदलती हुई नजर आएंगी। हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है? रिट्रेसमेंट फेज रहती है। रिट्रेसमेंट फेज का मतलब ये होता है कि ये जब मार्स रिट्रोग्रेड कैंसर में हुआ तो वाटरी साइन है, वाटरी साइन के अंदर ये जो शेयर बाजार है वो अपना हाई से रिट्रेस करेगा लो की तरफ, जो कि अभी करंटली अपने को देखने को मिल रहा है। वैल्यू स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए बनस्पत इसके कि जो स्टॉक्स बहुत हाई पे चल रहे हैं। रिएक्शंस बाजार के अंदर बहुत शार्प आएंगी, और फियर ड्रिवन, न्यूज़ ड्रिवन पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बैलेंस अप्रोच बनानी चाहिए। हमें कोई भी वन पीस एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट, वन पीस ऑफ द पजल है। हमें फंडामेंटल्स पे देखना चाहिए, हमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए, और हमें
सारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड ग्लोबल इवेंट्स को बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए, तब हम इस मार्केट के अंदर विन विन सिचुएशन में पहुंचेंगे। अगर आप में से कोई भी आदमी टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल को सीखना चाहता है तो हम एक कोर्स कंडक्ट करते हैं। उस कोर्स की डिटेल्स हम के लिए वो मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? डिफेंसिव अप्रोच रखनी चाहिए। लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, यूटिलिटी एंड कंज्यूमर स्टेपल एंड रिसीजन प्रूफ सेक्टर्स के अंदर हमें को इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट को में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि हम उसमें हमारा रिस्क मल्टीगेटेड रहे। और बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटीज को फोकस करना चाहिए और डाइवर्स अक्रॉस वेरियस क्लासेस लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड एंड रिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नर्चरिंग माइंड, बॉडीज एंड सोल इस साल की हमारी थीम है। फिजिकल वेलनेस, मेंटल क्लियरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को फोकस करना चाहिए। यही हमें इस साल के स्टार्स भी यही बता रहे हैं। एम्ब्रेसिंग द कॉस्मिक जर्नी क्या है? 2025 ऑफर अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, अंडरस्टैंड द celestial forces at play. Investor can navigate the market with confidence and achieve their financial aspirations. रोल ऑफ इंडिविजुअल चार्ट क्या है? मेरा अपना चार्ट के अंदर अगर मुझे बर्थ चार्ट के अंदर अगर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं लिखी है तो हमें उसके लिए उपाय करने चाहिए। और स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ से मिक्स करके करेंगे तो हमको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। कस्टमाइज गाइडेंस, हमें जो भी यूनिक गाइडेंस है वो धीरे धीरे करके हमें मिलेगी आगे। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, इनर बैलेंस, प्रैक्टिस मेडिटेशन टू द स्टे सेंटर्ड अमंग द कॉस्मिक चार्ट्स। जो चेंजेस हैं उसको ओपन रहना चाहिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और कॉस्मिक कनेक्शंस को, इंट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हार्नेसिंग द एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट फॉर द इन्वेस्टमेंट सक्सेस, नॉलेज इज अ पावर, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट को हमें एंटिसिपेट करना चाहिए ताकि हमें लॉसेस कम से कम मिनिमाइज हो सके। कॉस्मिक शिफ्ट के कारण स्टे अडेप्टेबल, फाइनल थॉट से, और ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सीज द अपॉर्चुनिटी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर द कॉस्मिक अलाइनमेंट, अगर हम करेंगे ऐसा तो एंगेज इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू हार्मोनाइज द कॉस्मिक एनर्जीज, योगा, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो एंड एनर्जी मेडिटेशंस ये मिलेंगे तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट होने का फायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आपने इस इस साल की इनसाइट को पूरा सुना। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जगह देंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। माँ लक्ष्मी से मेरी आराधना है कि ये साल आप सभी के लिए खुशियाँ, धन संपत्ति और अ, सम और जीवन के अंदर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लाए। धन्यवाद। गुड नाइट।